अगले महीने के पहले दिन ली होवांग जिंगकुन के पास गया। उसने जानबूझकर उसे छेड़ा, तंज किया, हत्ता कि उसे दोबारा हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। झगड़े के दौरान उसने दानिस्ता तौर पर वैंडरिंग गुड्स का जिक्र छेड़ दिया, यूं जैसे जबान से बेख्याली में निकल गया हो। जब उसने देखा कि जिंगकुन के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया है, तो ली होवांग समझ गया कि उसका वॉर ठीक जगह लगा है। जिंगकुन इमॉर्टल बनने का तरीका जानना चाहता था। ली होवांग को पहले यकीन नहीं था कि जिंगकुन इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल देगा, मगर अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका था। खोने को ज़्यादा कुछ था नहीं, और जिंगकुन के चेहरे ने सब कुछ बता दिया था। कुछ ही दिन बाद महीने की 15 तारीख आ गई। ये पिल्स रिफाइन करने के लिए एक बेहतरीन दिन था, यानी दान यंगजी पूरा दोपहर पिल रूम में रहने वाला था। साथ ही ये वो दिन था जब वॉन्डरिंग गॉड्स गायब रहते थे। अगरचे ज़ेफर टेम्पल काफ़ी वसी था, मगर ली होवांग ने कब का जिंगकुन के रोज़मर्रा रातों का अंदाज़ा लगा लिया था। उस वक्त जिंगकुन जंगी हॉल में खामोशी से मैं मेडिटेशन कर रहा था। क्या मैंने गलत अंदाज़ा लगाया? क्या वो वाकई इमॉर्टल बनना नहीं चाहता? एक और 15 दिन गुजर गए, मगर जिंगकुन ने फिर भी कोई हरकत ना की। बिलाखिर जब ली होवांग को लगा कि सब कुछ नाकाम हो चुका है, दूसरे महीने की 15 तारीख को जिंगकुन अपनी मामूल की जगह पर मौजूद नहीं था। वो हरकत में आ चुका था। जब दान यंगजी पिल्स रिफाइन करने में मसरूफ था, ली होवांग अपने प्लान के मुताबिक उसके कमरे की तरफ लपका, मगर जैसे ही वो गार के करीब पहुंचा, वो रुक गया। जिंगकुन दाखिली दरवाजे से कुछ फासले पर खड़ा था। उसके अंदाज से साफ लग रहा था कि उसने किसी और को ट्रैप्स एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि वो खुद निगरानी कर रहा था। वो ली होवांग के अंदाजे से कहीं ज्यादा मोहतात निकला। एक घंटे बाद ली होवांग ने श्वान येन को दान यंगजी के कमरे से चुपके से निकलते देखा। रास्ता महफूज था। जिंगकुन ने 2 सियाह टेलिस्मन्स निकाले। दोनों ने एक एक टेलिस्मन घुटनों पर चिपकाया और हवा की तरह गायब हो गए। दान यंगजी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे तजस्सुस रखने वालों को ट्रैप में बुलाया जा रहा हो। चूंकि दूसरे लोग अंदर जाकर सही सलामत वापस आ चुके थे, ली होवांग ने अंदाज़ा लगाया कि ट्रैप्स अब गैर फाल हो चुके हैं। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। यही उसका मौका था। कमरा कुशादा ज़रूर था, मगर हद दर्जा गंदा। मुर्दा चूहों की बदबू फ़ज़ा में रची हुई थी। इसी गंदगी में उसकी नज़र एक कीमती चीज़ पर पड़ी, एक पत्थर की तख्ती जो कौंसी के सकों के जाल में लिपटी हुई थी और सियाह धागों से बंधी हुई थी। अगर उसका अंदाज़ा दुरुस्त था, तो यही वो सेक्रेट टेक्स्ट था जिसका जिक्र दान यंगजी ने किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता तख्ती के करीब गया और सकों को छेड़े बगैर मतन पढ़ने लगा। जिंगकुन भी यही इल्म चराना चाहता था, मगर लगता था कि वो नाकाम रहा था। मतन पढ़ना बेहद मुश्किल था। ये कदीम चीनी अलामात जैसा लगता था, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा कदीम ज़बान में लिखा गया था। जितना वो पढ़ता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। क्या दान यंगजी ने नहीं कहा था कि इमॉर्टल बनने के लिए इंटरनल पिल्स और एक्सटर्नल पिल्स दोनों का रास्ता अपनाना पड़ता है? यहां तो उसका जिक्र तक नहीं था। गंधर्व अपीयर्स अमंगस्ट एवरी सोल। एक लम्हा ठहरो, ये सेक्रेट टेक्स्ट नहीं था। एक लम्हा ठहरो। ये सेक्रेट टेक्स्ट नहीं था, ये तो महज एक आम स्क्रिप्चर था। अचानक उसके पीछे एक सर्द, रीढ़ हिला देने वाली हंसी गूंजी। वो फौरन मुड़ा। पीछे कुछ भी नहीं था, मगर गार की दीवार में एक छोटा सा सुराख था, जिसके अंदर एक लंबा सब्ज गुलदान रखा था, उसके बाजू के बराबर लंबा। कुछ ठीक नहीं था। लिहोवांग एहतियात से पीछे हटने लगा, कदम कद वही रास्ता इख्तरासी करते हुए। साफ लग रहा था कि जिंगकुन ने तमाम डेंजर्स खत्म नहीं किए थे। हलो मत। एक तेज लड़की की आवाज उसके पीछे गूंजी। वो आहिस्ता से मुड़ा, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। गुलदान के मुंह पर एक लड़की का सफेद, बेजान सर रखा था। उसकी जिल्द लाश की तरह सफेद थी, मगर गाल सुर्ख मेकअप से भरे हुए थे। माथे पर एक सुर्ख नुक्ता था। ये मंजर ख्वाब जैसा लग रहा था, या किसी भयानक नाइटमेयर जैसा। इसी लम्हे लिहोवांग समझ गया कि दान यंगजी के लिए सेक्रेट टेक्स्ट कौन पढ़ता रहा है। तुम भी उन लोगों के साथ हो ना? सर ने मुस्कुराकर कहा।
बस मैं घंटी बजा दूं और मेरे फादर फौरन वापस आ जाएंगे। उसकी चोटियों में सुर्ख धागे बंधे थे जिनसे छोटी कौंसी की घंटियां लटक रही थीं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी। ली होवांग ने खुद को पुरसुकून रखा। बजा दो घंटी, जब वो आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। सर के चेहरे पर घबराहट फैल गई। ली होवांग हंस पड़ा। मैं दुरुस्त था। उस गुंजे, उन पड़ आदमी को धोखा देने वाला मैं अकेला नहीं हूं। ज़ेफर टेम्पल में कोई भी काबिल एतमाद नहीं था। हर एक अपनी स्कीम खेल रहा था। मैं क्या करती? सर रोने लगा। लफ्ज़ बहुत मुश्किल थे। मैं पढ़ ही नहीं सकती थी। उसने मुझे मजबूर किया। ली होवांग ने फैसला बदल लिया। चलो डील करते हैं। मैं यहां से चला जाता हूं और तुम ऐसे दिखाना जैसे मैं आया ही नहीं। मैं भी इस जगह को भूल जाऊंगा। सब जिंदा रहेंगे। कुछ सोचकर सर ने हां कर दी। ली होवांग बाहर की तरफ बढ़ा। अगर सीक्रेट टेक्स्ट जाली है तो क्या इंसानों को पिल्स बनाने में इस्तेमाल करने वाली बात भी झूठ थी? सर मुस्कुराया। हां, मैंने एक रेसिपी देखी थी जिसमें इंसान बतौर गाइडिंग इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता था। मैंने वही बात बनाकर बता दी। पिल्स जानलेवा नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरा फादर मर जाए, मगर अगर उसे पता चल गया कि मैं बेकार हूं तो वो मुझे छोड़ देगा। देखो, मेरे तो हाथ पांव भी नहीं। इसी लम्हे ली होवांग ने अपना हाथ उठाया और जेड पेंडेंट पूरी ताकत से गुलदान पर दे मारा। सफेद रोशनी सी चमकी। गुलदान जमीन पर गिरा और टूट गया। अंदर एक मुकम्मल इंसानी आज़ा का मजमुआ था, सियाह तस्बीह से बना हुआ, गंदगी में लठड़ा हुआ। फादर, दर्द हो रहा है, फादर! चीखें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गईं।